हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम बैक ईयर पेपर सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस बैक ईयर पेपर सीरीज के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 2 है। ऑलरेडी हमारी क्लास 1 आ चुकी है। उम्मीद है कि आपने उस क्लास 1 को कवर किया होगा और उसमें समझा होगा कि हमारी इस बैक ईयर सीरीज का क्या पर्पज़ है और किस हिसाब से हम इस सीरीज को आपको कवर कराएंगे। तो आज हम अपनी इस क्लास नंबर 2 के अंतर्गत अपने टॉपिक नंबर 2 या कहें अपने सब्जेक्ट नंबर 1 कला एवं संस्कृत की शुरुआत करेंगे। कला एवं संस्कृत का ये हमारा पार्ट 1 है या कहें भाग 1 है। इसके अंतर्गत 2 पार्ट आपको और मिलेंगे, फिर हमारे बैक ईयर के पूरे प्रश्न कवर हो जाएंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम 2023 से लेके 2019 तक में जितने भी विगत वर्ष में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि यूपीएससी ने आपसे वो प्रश्न क्यों पूछा था, उस प्रश्न का आंसर आपको कैसे देना था, उसमें गढ़े गए ऑप्शन क्या मैसेज दे रहे हैं और उनको किस हिसाब से आपको एलिमिनेट करना था। साथ ही कुछ मिसलेनियस बातों को भी सीखेंगे जो आपके मन में आपके भय को और आपके भ्रम को दूर करने के लिए काफ़ी सहायक होंगे। तो उम्मीद है कि आप इस सीरीज को पूरे दिल से और पूरे दिमाग से देखेंगे। साथ ही अपने पास कुछ पेज रखेंगे ताकि जो बात हम आपको बताएं उनको आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करें, कुछ बेसिक बातें आपको बता दें। हालांकि हमने आपको क्लास 1 में कुछ टर्म्स और कंडीशंस बताई थी, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि मैंने आपको 2 से 3 टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई थी। पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब आप इस बैक ईयर की सीरीज को कवर कर रहे हों, ठीक है, तो इस बैक ईयर की सीरीज में जो भी रूल्स या जो भी नियम या जो भी एलिमिनेशन के मेथड हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना, जो भी रूल, जो भी नियम, जो भी एलिमिनेशन के मेथड बताएंगे वो केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों पर लागू होंगे जिनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है या कहें जिनका नॉलेज से कोई संबंध नहीं है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं जितने भी नियम, जितनी भी ट्रिक्स, जितने भी टैक्टिक्स, जितने भी एलिमिनेशन के मेथड बताऊंगा वो आपके उसी जगह पे लागू होंगे जहाँ पर ज्ञान से कोई संबंध ना हो। ज्ञान से संबंध ना होने का मतलब क्या है? ज्ञान से संबंध ना होने का मतलब है कि मान लो आपने जैसे प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पॉलिटी में आप पढ़ते हो, वहाँ आपने एक लाइन पढ़ी कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, और आपने इसको पढ़ा है और आपके सामान्य अध्यापक ने इस चीज़ को पढ़ाया भी है। अब नहीं पढ़ाया वो अध्यापक मूर्ख है, ठीक है, वहाँ पे फिर सोर्स की कमी थी। लेकिन अगर आपने एक अच्छे अध्यापक से पढ़ा है तो उसने आपको पढ़ाया और आपने लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में भी पढ़ा है कि हाँ एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। अब ये लाइन अगर आपकी ऑप्शन में आ गई और मेरे एलिमिनेशन मेथड को आपने यहाँ पे लगा दिया कि केवल शब्द था तो इसको काट देते हैं, या युग्म वाला प्रश्न आ गया तो ये तो कट जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है, तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज की ज़रूरत थी, यहाँ एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं थी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर हम तो छोटे से नन्हे से बालक हैं, हम तो बुद्धू से बालक हैं, हमको तो अभी तक यही नहीं पता रहता है कि ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि एंशिएंट का क्वेश्चन है कि मेडवल का क्वेश्चन है। हम ये कहाँ से बता पाएंगे कि ये नॉलेज का क्वेश्चन है या ये विदाउट नॉलेज का क्वेश्चन है? तो इसका एक सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? सिंपल तरीका ये है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें कम से कम आपको हेडिंग पता रहता है कि हाँ ये आपने कहीं पढ़ा है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे ये कहा, क्या मैंने आपसे कहा? मैंने आपसे कहा इसको आप जानते हो यूएनडीपी को, तो आप क्या कहोगे? हाँ सर जानते तो हैं, सुना भी है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसमें अंदर क्या है।
आप ये जानते हो क्योंकि हमने पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं। या मैंने आपसे कहा कि आप इसको जानते हो यूएनईपी को, आप कहोगे हाँ सर। या मैंने आपसे कहा आईएमएफ को जानते हो, आप कहोगे हाँ सर सुना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सुनी हुई, ये सब की सब क्या है, नॉलेज। मतलब आपने अगर ऑप्शन देखा रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कोई है और आपने उसको अगर पढ़ा था, चाहे करंट में या फिर आपने ट्रेडिशनल में, तो आप वहाँ पर ट्रिक्स और टैक्टिक्स लगाने से बचना, एलिमिनेट करने से बचना। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऑप्शन आपको ऐसे मिलें, जैसे मान लो आपको ब्रह्म समाज के बारे में दिया हो, ठीक है, और आपको दिल से पता है कि इस मास्टर ने ब्रह्म समाज के सारे डायमेंशन हमको क्लियर कराए थे, बट वहाँ पे वो लाइन नहीं थी, और वो लाइन जो उसमें दे रखी वो लाइन किसी दूसरे की थी, आर्य समाज की थी, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन लगा देना। सीधी सी बात मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर इतना ये गपचप नहीं समझ में आ रहा है, वैसे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी हमारी जो 1 जून से जो सीरीज होगी शुरू, जिसका नाम है आपका विश्वासम। ठीक है, विश्वासम का मतलब यही है कि आपके अंदर विश्वास जगाना। ठीक है, विश्वासम का और कोई मतलब नहीं है, विश्वासम का मतलब ही है कि आपके अंदर विश्वास जगाना कि आपने जो अभी तक हमसे पढ़ा, या आपने जो हमसे सीखा, या आप हमसे जो जुड़े, या आपने हमसे जो मोहब्बत की, इतना लगाव किया, हमारी एक एक बात मानी, एक से एक अच्छी बात और एक से एक बुरी बात हमसे सुनी और उसको झेल गए, उसका रिवॉर्ड आपको देना है। ठीक है, तो उस विश्वासम में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना बता देता हूँ कि ये जो विवाद है इससे बचने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं, और जो आपको आते हैं वहाँ पर ये औजार, ये वेपन्स, ये एलिमिनेशन, ये ब्रह्मास्त्र यूज मत करो। आपने महाभारत देखी है, उसमें देखना एक सीन आता है। सीन क्या आता है कि अर्जुन युद्ध जब करते हैं तो शुरुआत के कई दिनों तक वो युद्ध करते हैं, लेकिन अपने उन कई दिनों में ब्रह्मास्त्र का, या आप कह सकते हो दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करते हैं। और जब नहीं करते हैं तब कुछ दिन बाद जब उनका सामना कर्ण से होता है, ठीक है, जब भीष्म पितामह से सैया पे लेट जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब तक मैं युद्ध करूंगा तब तक उसमें कर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो भीष्म पितामह जब से सैया पे लेट जाते हैं तब कर्ण आता है, और जब कर्ण आता है तब भगवान उनको आदेश देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, पार्थ, ये जो विरोधी है ना ये दिव्यास्त्रों के योग्य है, अब इस पे साधारण बाण मत चलाओ, इस पे दिव्यास्त्र चलाओ। तो मेरा भी यही सेंस है कि जब आप पेपर देखोगे 100 क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं तो उन 100 क्वेश्चन में 20 आप ऐसे ही कर ले जाओगे, और 20 करने के बाद जब 80 क्वेश्चन बचते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा लगाने की कोशिश करो। वो थोड़ा थोड़ा कैसे लगाना है, वो होले होले कैसे लगाना है, वो इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बस सीखेंगे, बस इतना आप दिल में रखना कि हाँ, हमें जाते ही जाते टूट के एकदम से इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको लगा दिए, एलिमिनेट करना शुरू कर दिए, या ट्रिक्स और टैक्टिक्स लगा दिए, या ऑप्शन की थ्योरी आपने यूज कर लिया, तो यकीन मानो 100 में से आप 100 करके तो आओगे, या 100 में आप 80 करके तो आओगे, लेकिन 45 आपके गलत हो जाएंगे। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब 2021 में मैंने पहली बार पढ़ाया था, मुझे इतनी अकल तो थी नहीं, मैं सोचता था आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो, क्योंकि उस समय मैं ये सोचता था ना कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बच्चे हैं। लेकिन जब 2021 का पेपर आप लोग दे के आए और उसके बाद जब मैंने फीडबैक लिया तो मुझे पता चला कि दुनिया के सबसे भोंदू बच्चों को मैंने पढ़ाया। और उसके बाद फिर मैंने जब आप लोगों पे और ज़्यादा गहराई में डेप्थ पे मतलब रिसर्च की, तो पता चला कि आप वो बच्चे हो जिसको नज मतलब इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नज पोजीशन का मतलब धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने आपसे कहा कि 220 से 230 तक पढ़ लेना पेज, तो आप 230 तक ही पढ़ोगे, 31वां नहीं पढ़ सकते हो। तब मुझे लगा कि यार ये बच्चे ऐसे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इस बार ये पहले ही आगाह कर दिया है कि इसको नहीं करना है।
ठीक है, मतलब आपको जाते ही जाते पेपर में भले ही दूसरा क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि यार ये तो मास्टर के ट्रिक्स और टैक्टिक्स का है, नहीं यूज करना है, उसका सम्मान करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। सबसे पहले हमें अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नॉलेज वाले करने हैं। ठीक है, एक और मैं काम कर दूंगा क्या कि अभी जो ये मैं बैक ईयर की सीरीज आपको कवर करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नोटिस कराता रहूँगा हर बार कि ये देखो भाई जो क्वेश्चन है ये नॉलेज का है, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ आपको रटना ही था। ठीक, तो आपके दिमाग में फिर चीज़ें क्लियर बनी रहेंगी। क्लियर हो गई मेरी बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी धीरे धीरे मैं सब बताता रहूँगा। और एक बात मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अभी भी लिख के रख लेना, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, पहली बात। दूसरा, इस सीरीज को कम से कम प्री के पहले पहले 3 से 4 बार देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई है वीडियो में कि आप एक ही बार देख पाओ, कम से कम 3 से 4 बार। हाँ, पहली बार जब देखना तो नॉर्मल मोड में, दूसरी बार भी नॉर्मल में ही देखना, स्पीड में मत देखना, है ना। ये समझो आप कि ये जो क्लासेस है ना, ये आपकी कुछ नहीं तो ये जान के चलो जीएस में 40+ करवा देंगी। सही, मतलब 40+ एक्स्ट्रा, वो जो 20 है ना वो छोड़ के, अगर 3-4 बार आपने देख लिया। इसलिए मैं 3-4 बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों का जो दिमाग का ढक्कन है ना वो बहुत देर से खुलता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो, हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है। मेरे को भी कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे एससी और एसटी ये कौन होते हैं ये मुझे क्लास 12 में भी नहीं आता था, और यहाँ तक समझो 2014 तक मुझे नहीं पता था कि एससी और एसटी कौन होते हैं। मैं क्या सोचता था, शेड्यूल ट्राइब मतलब जंगल में रहते हैं। जैसे मेरे एक भाई साहब हैं, ठीक है, वो एसटी हैं, तो जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि वो एसटी कम्युनिटी के हैं, मैं थोड़ी देर सोचता, मैंने कहा यार ये यहाँ पे आम लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, इनको तो जंगल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा वही था, प्रैक्टिकल कभी जीवन में देखा नहीं था। समझ गए? तो मुझे जब इतनी बेवकूफ़त रही है मेरे अंदर, जब मैं चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ तो आप तो फिर साधारण हो ना। तो इसलिए ये मत सोचना कि आपको एक बार में नहीं आया तो दिक्कत, लेकिन 3 से 4 बार आप देखोगे तो आप नई चीज़ें सीखोगे। ठीक, तो पहला काम ये करना। दूसरा, वही फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहना तो आपके पैर भी छू सकता हूँ। इस क्लास में बताई गई किसी भी बात को अपने सगे भाई को भी शेयर मत करना। उससे कहना वो देख ले, कोर्स परचेज कर ले, अपना वो कर ले, है ना। कि कोर्स तो परचेज करने की अनुमति है नहीं, क्योंकि हमने उसका प्राइस इतना हाई जानबूझ के कर रखा है। ठीक है, लेकिन मत शेयर करना, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं चाहूँ तो क्या अपनी बहन को नहीं शेयर कर सकता, अपने भाई को नहीं शेयर कर सकता? नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देश में बुज़दिल और कायर नहीं बनाने, आईएएस बनाने, लेकिन अच्छे लोग बनाने जो मेहनत करके जाएं। ठीक, तो शेयर मत करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कर देंगे तो क्या कर लोगे? प्री के एग्ज़ाम में दावे के साथ कह रहा हूँ सब भूल जाओगे, और याद भी रखोगे तो भी पीडीएफ में नाम नहीं आएगा, लिख के ले लेना मुझसे। और आ गया मान लो धोखे में, तो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ये मेरी जुबान है, एक बार मैं जिसको कुछ बोल देता हूँ ना फिर वो यही होता है ना। भगवान ब्रह्मा भी आपकी बात, मेरी बात नहीं काट सकते हैं, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। भगवान जितना पवित्र है ना उतना ही मैं भी अंदर से पवित्र हूँ। जितना आपका प्रेमी आपको नहीं चाहता है उससे ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये गलती मत करना। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो अब आते हैं अपनी क्लास पे। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। आपके पास ऑलरेडी दृष्टि आईएएस की किताब होगी बैक ईयर की, 2023 से लेके और 2011 तक के पेपरों की। नहीं है तो कोई बात नहीं, 2022 तक की है, 20 तक की है तो भी ठीक है। आप बाकी के यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, बट लिख लेना जो 2023 के कॉन्सेप्ट हैं, है ना। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो 2023 में आया है कला एवं संस्कृति में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नॉलेज और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का। नॉलेज और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जहाँ जहाँ मैं नॉलेज बोलूँगा वहाँ के लिखूँगा, जहाँ कॉन्सेप्ट बोलूँगा वहाँ सी लिखूँगा, जहाँ टी बोलूँगा वहाँ ट्रिक आएगा, जहाँ एलिमिनेशन होगा वहाँ पे ई आएगा। तो ये आप कीवर्ड लिख लो, है ना। के इज इक्वल टू नॉलेज, सी इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट, टी इज इक्वल टू ट्रिक,
ई इज इक्वल टू एलिमिनेशन। हालांकि ट्रिक और एलिमिनेशन लगभग एक ही होता है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, वो आगे चल के आप समझ जाओगे, ठीक है। या ई के बाद ओ का मतलब ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट होता है। तो ये 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्डों को हम आपके लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो देखो क्वेश्चन ये नॉलेज का है, ठीक है। क्वेश्चन है धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया 2023 में, ठीक है, यदि आपने हमारी 2021 की भी क्लास देखी होगी और आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को देखा होगा, तो वहाँ पे धान्य कटक को हमने साफ साफ बता रखा है आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम था, ठीक है, साफ साफ बता रखा है। मान के चलता हूँ आपको नहीं पता था, लेकिन आज की ज्योग्राफी के हिसाब से आपको इतना तो पता है ना कि कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो जब कटक उड़ीसा में है तो गांधार तो होगा नहीं ऑप्शन में, और मगध भी नहीं होगा ऑप्शन में, ये तो कंफर्म है। हाँ सर कंफर्म है। अब मुझे बताओ कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में है, दिमाग लगाना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही समझा रहा हूँ। कटक जब उड़ीसा में है और कलिंग की लड़ाई आपने सुनी है, तो मतलब कलिंग तो मौर्य काल में नाम था ही कलिंग का, तो कलिंग का नाम कटक तो हो नहीं सकता। जो समझाना चाह रहा हूँ समझो कि कलिंग का नाम तो प्राचीन काल में कलिंग था, ठीक, तो कलिंग का आधुनिक नाम कटक तो हो नहीं सकता है ना। और आधुनिक इसने पूछा नहीं, इसने प्राचीन पूछा है कि धान्य कटक जो नाम था वो कौन से क्षेत्र में था। तो धान्य कटक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आंध्र प्रदेश, क्योंकि उस समय हम आंध्र प्रदेश नाम नहीं सुनते थे। आप मुझे बताओ एंशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आप नाम क्या सुनते हो ज़्यादातर, अमरावती कला, आंध्र प्रदेश की कला नहीं सुनते हो, और आंध्र प्रदेश नाम भी नहीं सुनते हो कहीं। तो कॉमन सेंस अगर आप लगाते, बड़ा वाला कॉमन सेंस लगाते, नॉलेज से बियॉन्ड जाके, तो ऐसे ही एलिमिनेट करते कि कलिंग तो सर प्राचीन नाम हमने सुना है, तो कलिंग तो कटक हो नहीं सकता। गांधार कटक में पड़ता नहीं, क्योंकि कटक होगा तो उड़ीसा के पास ही होगा, तो उड़ीसा से बॉर्डर कौन लगाता है, आंध्र प्रदेश लगाता है। तो यहाँ पे आंध्रा आ गया, और आंध्रा आप जानते भी हो कि अमरावती कला के रूप में काफ़ी फेमस भी था। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, बताना मैं ये चाहता हूँ कि यूपीएससी ने ये ऑप्शन तो बना के आपके लिए कल्याण कर दिया था, ठीक। अब यूपीएससी अगर नया कुछ क्वेश्चन बनाएगी तो क्या बना सकती है। अब यूपीएससी अगर नया क्वेश्चन बनाएगी तो मगध की लोकेशन को लेकर बनाएगी। थोड़ा सा इसको जूम कर दूं क्या, हाँ थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब क्वेश्चन जो बनाएगी वो मगध की लोकेशन को बनाएगी, मगध के उत्कर्ष को लेकर बेसिक बना सकती है। जैसे गांधार कला को लेकर क्वेश्चन बना सकती है। तो गांधार कला आप बताओ मुझे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या बेसिक फैक्ट आपको नहीं पता है? स्लेटी पत्थर होता था, बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी, कनिष्क के टाइम पे बना था। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे नागार्जुन कोंडा भी है, कृष्णा नदी भी दिखती है, गोदावरी भी दिखती है। क्या ये बेसिक आप लिंक नहीं कर पाओगे? कलिंग के बारे में क्या आप ये नहीं जान पाओगे कि अशोक ने यहाँ पे युद्ध किया था, इकलौता युद्ध हुआ था, उसके बाद वो धम्म की नीति का पालन करने लगता है, उड़ीसा में कलिंग पाया जाता है, ये एक पोर्ट के रूप में भी फेमस था। तो ये बेसिक चीज़ें बस पता हूँ, इससे ज़्यादा हमें इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, ना ही हमको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ से पूरी तरह से स्किप कर देंगे, है ना। यहाँ पे भी हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ जो क्वेश्चन बन सकती है और बना भी है कि अमरेश्वर जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो शंभू मंदिर है। शंभू का मतलब शिव जी से संबंधित है ना, शिव शंभू भोले भोले। तो अब अमरेश्वर आ जाए सूर्य मंदिर में, तो आप बता देना कि सूर्य मंदिर तो सर नहीं है। बस इतना ही पढ़ना था। अब यहाँ आपने लाइन देखी चैत्य, यहाँ देखा आपने स्तूप। चैत्य को आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड होते हैं? पूजा घर से। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे आंध्र प्रदेश तक पहुँचना था, ठीक है। तो ऐसे आंध्र प्रदेश तक पहुँचना, लेकिन फर्स्ट टाइम पर नॉलेज का यूज करना है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी फाउंडेशन क्लास, मेरी करंट अफेयर्स ज़रूरी थी,
समझ गए। और इसीलिए मैंने पहले क्लासेस कवर कराई, बाद में इस भौकाल को लेके आया हूँ। क्लियर। अब बात करते हैं स्तूप की। आप में से जिस बच्चे ने 2021 की क्लास देखी होगी, वहाँ मैंने पहले ही हिंट कर दिया था कि स्तूप पे क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा क्वेश्चन? इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत, देखो ये मत समझो कि मैं बहुत बड़ा कोई जादूगर हूँ और मेरे पास दुनिया का जादू है और यूपीएससी ने मुझे आके कुछ मूल मंत्र दे दिया। नहीं, मैंने 10 साल इसमें खपाए हैं, मेरी मेहनत का परिणाम है। मेरी नज़र मतलब ऐसे समझो बाज की तरह है। आपने नोट देखा है? नोट में पीछे स्तूप बना हुआ है सांची का, इसलिए मैंने गेस किया था कि स्तूप पे क्वेश्चन आएगा। और जो 26 जनवरी को जो झांकियाँ निकलती हैं, उसमें भी झांकी उस समय एमपी की निकली थी, उसमें सांची का स्तूप बना था। तब मैंने कहा था कि स्तूप पे अब क्वेश्चन आएगा। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे है स्तूप को लेकर, और मैंने पढ़ाया भी था 2021 में। तो खैर हमें उस पर नहीं जाना है, यहाँ पे जिस चीज़ पे जाना है उस चीज़ पे जाना है। क्या है? नए ऑप्शन, नई कलाकारी। नए ऑप्शन, नई कलाकारी। वैसे इन ऑप्शन के 3 ट्रिक हैं, नहीं 3 नहीं 4 नियम हैं इस ऑप्शन के। 4 ऑप्शन पे 4 नियम हैं। वो मैं आपको सबसे अंतिम क्लास में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी दे दिया तो फिर तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, है ना। आप कहोगे बस मास्टर अब यही तो देखनी थी 2 क्लास, फिर आप देखोगे नहीं, है ना। लेकिन लास्ट में दूंगा, बस एक ही लाइन में बोलूँगा, बस आप कहोगे क्या मास्टर, यही कहोगे, देख लेना चाहे। ठीक है, तो ये ट्रिक बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं नॉलेज से इसको एलिमिनेट कराना सिखाता हूँ इन ऑप्शंस को, है ना। ट्रिक लास्ट में दूंगा, लास्ट वाली बिल्कुल वीडियो में, मिसलेनियस जो होगा वहाँ सबको कंपाइल एक बार करूँगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मूलतः बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के टाइम्स पर ही स्तूप की शुरुआत हुई। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताओ? आप में से जिस बच्चे ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ा है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या पढ़ते हो कि मृतकों का टीला, है ना। टीला क्या होता है? स्तूप ही तो होता है एक तरीके का। चलो छोड़ो इस बात को। आपने मेरी आर्ट एंड कल्चर का नोट्स देखा है 2021 वही 18 वाला जो 2021 में कराया था? वहाँ जब मैंने स्तूप आपको पढ़ाया तो पहले ही ये लिख दिया है कि स्तूप वास्तव में बुद्ध की संकल्पना नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, और कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो पहला हमारा ये गलत हुआ। अब जो ही पहला हमारा ये गलत हुआ, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। हाँ सर 3 है, तो कोई भी नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, कोई भी नहीं वाले में अभी। लेकिन ये सभी 3 तो गलत हो जाएगा ना, सभी 3 तो नहीं हुए। हाँ सर सभी 3 नहीं हुए। अब देखो कि स्तूप आमतौर का मतलब जनरली अवशेषों का निक्षेपागार होता है। मैंने आपको क्या बताया था जब स्तूप पढ़ाया कि स्तूप जो होते हैं वो हड्डियों को या किसी अवशिष्ट चीज़ को उसमें रखा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अब ये निक्षेप शब्द कहाँ से यूज किया है? ये निक्षेप शब्द यूज किया ज्योग्राफी से। आप पढ़ते हो ना कि मिट्टियाँ क्या करती हैं? निक्षेपित करती हैं। किसको? अवसादों को। इसलिए बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं चलती। बच्चा क्या है ना, 4 चौपतियाँ पढ़ लेता है, गाइड छाप मास्टरों के पास में जाके पढ़ाई करता है। मास्टर को खुद ही अकल नहीं कि ज्योग्राफी जब पढ़ाएं तो ज्योग्राफी की शब्दावली यूज करें, पॉलिटी जब पढ़ाएं तो पॉलिटी की शब्दावली यूज करें। उनको नहीं पता है, लेकिन आपके मास्टर को सब पता है, और आपके मास्टर ने ऐसे ही पढ़ाया है आपको। आप देखना जाके क्लास में। तो निक्षेप का मतलब समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। अब इस लाइन को थोड़ा सा बीट को स्लो करो, मतलब थोड़ा सा धीमे इसको पढ़ना। धीमे पढ़ना मतलब क्या कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। मतलब बौद्ध परंपरा में होती थी, अर्थात इसके पहले भी कोई परंपरा रही थी, वहाँ पे भी स्तूप था, लेकिन उसकी संरचना थोड़ी सी अलग रही थी। ये मैसेज देना चाह रहा। तो मतलब तीसरी लाइन और पहली लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो पहली सही होगी या तो तीसरी सही होगी, और जब पहली ही गलत हो गई तो तीसरी ऑटोमेटिक सही होगी। अब ये कुछ बच्चों को नहीं झिला होगा कि सर ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी आपने कह दिया। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कहा।
मैंने आपसे कहा कि कह रहा बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित, मतलब बौद्धों की परंपरा में स्तूप आए। जैसे मान लो आप कहते हो ना कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, तो परंपरा शब्द कब यूज करते हो? जब पहले से वो व्यवस्था चली आ रही हो। तो पहले से स्तूप की व्यवस्था चली आ रही थी, इसीलिए बौद्ध परंपरा में स्तूप एक नए ढंग से आ गया, नई संरचना में आ गया। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात गलत है, क्योंकि मास्टर ने नॉलेज के आधार पे बताया था और कॉन्सेप्ट के आधार पे भी बताया था। ठीक है। और एक और चीज़ अब लिख लो, एक ट्रिक, कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि इस चीज़ की शुरुआत पहली बार हुई या इनके आने पर पहली बार हुई, भारत में पहले थी ही नहीं, सामान्यतया वो ऑप्शन गलत होता है। ये लिख लो आप ट्रिक। ठीक है। जब भी किसी प्रश्न में आपको दे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत पहली बार हुई या उसके आने के बाद हुई, तो सामान्यतया मतलब जनरली या आम तौर पर वो ऑप्शन गलत ही होता है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ, दूसरा सही है तो एक तो सही हो गया और तीसरा भी सही है हमारा, क्योंकि संकल्प परिपित व स्मारक होता था। संकल्प का मतलब कि हमने यहाँ पे मान लिया कि बुद्ध के दांत हैं, हमने जैसे संकल्प लिया है ना, मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, है ना। तो ये संकल्प लिया था उन्होंने, पता नहीं पूरा किया कि नहीं पूरा किया। खैर वापस आते हैं। तो ये कट गया। अब आपके दो ऑप्शन बचे, तो केवल दो। खैर छोड़ो, मान लो अगर आपको तीसरा नहीं भी पता था तो आप मुझे बताओ, ये ऑप्शन तो क्लियर था ना कि एक सही है, तो ऑटोमेटिक डी कट जाता, मतलब फिर दो में हमको चुनना पड़ता। और ये आपको एक बात बताएं, आप 10 क्वेश्चन ऐसे उठाना जहाँ पे केवल दो ऑप्शन बचते हैं और उन दो में तुक्का मार देना उन 10 में, तो गारंटेड चांस है कि 4 आपके सही ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रायिकता कहती है। ठीक। तो यहाँ पे आपके दोनों सही हैं, तो केवल 2 आपका सही हो गया, तो मतलब बी ऑप्शन सही। अब बताता हूँ आपको, अगर नेक्स्ट ईयर अब क्वेश्चन आया तो आपसे अब स्तूप पे नहीं आएगा, अब किसी पर्टिकुलर स्तूप पे जाएगा, सांची पे, भरहुत पे, अमरावती पे, या कहें नागार्जुनकोंडा पे। तो उसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, उसको जाके पढ़ लेना आर्ट एंड कल्चर की ट्रेडिशनल क्लास में, कि भरहुत के स्तूप की जो वेदिका है या जो वेष्टनी है बहुत ही प्यारी है ना। सांची के जो स्तूप की वेष्टनी है उसमें कोई अलंकरण नहीं है। ऐसे लाइन जिस दिन आपको याद आ जाए ना भाई साहब, क्या ही कहना। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो स्तूप की संकल्पना को लेकर, तो अब यहाँ पे बेसिक बातें दी गई हैं। अब जब बेसिक दी गई हैं और आपने एंशिएंट पढ़ा था इस पागल मास्टर से कि ऋग्वेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, वासनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सब जाके एंशिएंट में पढ़ लेना, है ना। वरुण देवता की क्या भूमिका है ना। ऋग्वेद में स्तुका शब्द का प्रयोग हुआ, तो अब ये याद रखो कि ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द स्तुका का अर्थ है। हालांकि पूछेगा नहीं, बस पता हो। ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। अब ये अवदान, महावदान, स्तूपवदान ये क्या है, तो बता देना सर ये बौद्ध ग्रंथ हैं, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिर बात आती है कि राया पसैनया सुत्त ये क्या है, ये जैन साहित्य है, ये पता हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 3-4 नए क्वेश्चन मिल गए। हाँ सर मिल गए, बस इन्हीं को हाईलाइट कर लिया करो, है ना। आपके पास नोट्स तो है ही, इसको हाईलाइट ऐसे कर लिया करो मतलब। ठीक है। अब आते हैं अगले उस पर। अगला क्या, ये भी देखो हमारी क्लास से ही आया है ना। आप में से जिस बच्चे ने क्लास की होगी, है ना, चित्रकला वगैरह मुझसे पढ़ी होगी स्थापत्य में और नोट्स बनाया होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो वापस आते हैं, आपको दिखाते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पे सुमेलित करने को दिया, ऑप्शन यहाँ नए दिए। देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये किसके लिए ऑप्शन है, आपको एक बात बता दूं। देखो आप लोगों को पता नहीं रहता ना, बात क्या कि आप हो बच्चे सब। अब बच्चे का मतलब ये मत समझ लेना कि सर हम लोग क्या टॉफ़ी खाने वाले बच्चे हैं क्या। हम जानते हैं कि आप बच्चे पैदा करने वाले बच्चे हो, लेकिन मेरी नज़र में तो बच्चे ही हो, है ना। बच्चों का क्या मतलब है यहाँ पे। देखो आप लोगों को एक चीज़ तो पता है कि यूपीएससी 1992 से प्रश्न पत्र बना रही है। हालांकि आपको तो ये भी पता है कि 1947 से बना रही है। ठीक। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 1992 से बना रही, और 1992 से लेके अभी तक लगभग आप ये मान के चलो लगभग 32 वर्ष तक या 30 वर्ष तक आप ये मान के चलो
कि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जो नॉर्मली वो पूछती थी, वन लाइनर पूछती थी, फिर कॉन्सेप्ट बनाने लगी, फिर गहराई में जाने लगी, अब वो ख़त्म हो गए। तो अब यूपीएससी क्या कर रही है कि 1992 से लेके 2008 तक और 2009 से लेके 2015 तक और 2016 से लेके 2020 तक के इन तीनों प्रश्नों को एक साथ मर्ज करके एक नया ऑप्शन आपके सामने ला रही है। और जो नया ऑप्शन ला रही है तो वो आपको क्या कहना चाह रही है? वो कहना चाह रही है कि 1992 से 2008 में जो फैक्चुअल आधार पे हम पूछते थे कि ये बताओ महात्मा बुद्ध की मम्मी का नाम, ये बताओ महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, उनके गण का नाम, है ना, मतलब किस गण के वो राजा थे, ठीक, वो फैक्ट। दूसरा 2009 से 15 तक में फैक्ट के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर दे रही कि बताओ इसकी संकल्पना पहले आई थी या बाद में आई थी। और तीसरा जो उसने किया है तीसरे ऑप्शन में कि कॉन्सेप्ट को और गहराई में डुबो दिया, जो कि 2016 के 20 के प्रश्नों में आपको मिलेगा। इसीलिए जो ये नया ऑप्शन बन रहा है, कोई एक युग्म सही, कोई दो युग्म सही, इसमें आपका तीनों स्तर पे लेवल मजबूत होना चाहिए। मतलब आपको स्टेट पीसीएस की तरह फैक्ट आने चाहिए और यूपीएससी की तरह कॉन्सेप्ट आने चाहिए और इस पागल मास्टर की क्लास की तरह गहराई भी आनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, आप में से जो बच्चा मुझको मूर्ख समझ रहा होगा कि टाइम टेबल दे रहा था इतने दिन से, घटना चक्र कवर करा रहा था, क्यों कवर करा रहा था? घटना चक्र मेरे लाल इसलिए कवर करा रहा था ताकि 1992 से 2008 का जो ट्रेंड था फैक्ट याद करने का वो आपको याद हो जाए। 2009 से 15 तक का जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मिक्सअप था वो आपको याद हो जाए और 2016 से 20 तक का जो यूपीएससी का हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था वो मेरी क्लास से आपको याद हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्लास भी पढ़ो, घटना चक्र भी करो, रिवीजन भी करो, ताकि आप इन ऑप्शन को अपने आप से ही सिद्ध कर सको, सॉल्व कर सको। अब देखो क्वेश्चन देखना, अपने आप बताना घटना चक्र में मिला है कि कहीं नहीं मिला है। आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा है ना कि बेसनगर का भागवत स्तंभ गरुड़ जो बना हुआ है ना, बेसनगर का हेलियोडोरस का जो स्तंभ बनाया था उसने किससे था? भागवत धर्म से था। तो मेरे लाल जब बताओ वो भागवत से था तो शैव गुफा कहाँ से हो सकती है? हेलियोडोरस को तो पढ़ा होगा ना एंशिएंट के, जब आपने क्विज लगाए होंगे महाजनपद के टाइम पे, जब बाहरी आक्रमण होते हैं कनिष्क के टाइम पे, तो पढ़ा था ना। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब पहला गलत है। तो पहला गलत है तो यहाँ पे भी सभी तीन कटेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ के ऑप्शन के शब्द देखो, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आओ, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। मतलब बनाने वाले के माइंड में एक बात क्लियर थी। क्या क्लियर थी? कि जो काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे। समझ गए? तो कॉमन सा ये सेंस लगा लेना कि यार वहाँ पे भी दो सही हुए तो यहाँ भी चांस दो के होंगे। खैर, हमने पहला एलिमिनेट किया, तो जब पहला एलिमिनेट किया तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे। हाँ सर, तीन बचे। अब जब हमारे पास तीन ये ऑप्शन बचे हैं तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, भाजा। भाजा आप पढ़ते हो ना कि चाहे भाजा हो, है ना, चाहे अजंता हो, है ना, चाहे कारले हो, ये सब गुफाएं जो हैं किससे रिलेटेड हैं? ज़्यादातर ये सर बौद्ध से रिलेटेड हैं। पढ़े हो? हाँ सर पढ़े हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दूसरा सही हो गया तो ये डी ऑटोमेटिक कट गया? कट गया सर। अब बचे हैं ए और बी। ठीक, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कि इस मास्टर का 2018 का नोट्स जो 2021 की क्लास में कन्वर्ट हुआ था उसमें सित्तन वासल की गुफाओं को जब मैंने लिखाया था तो सबसे पहली लाइन यही लिखाई थी कि सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये जैन गुफा हुई कि नहीं हुई? फैक्ट यहाँ चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सर चाहिए था। तो फैक्ट आपको मिल गया हमारी क्लास नोट्स से। इसीलिए कहता हूँ कि फैक्ट भी ज़रूरी है। बाजार में यूट्यूब पे हज़ारों जो वीडियो मिलते हैं ना, आइए आपको 5 मिनट में यूपीएससी के 70 क्वेश्चन को गेस करना सिखाएं, वो गधे लोग हैं, वो गधे हैं। इसीलिए आपके गलत होते हैं क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज थी नहीं। और आपने एंशिएंट मेरी इस बार भी पढ़ी होगी, नोट्स वही था हमारा सेम।
तो वहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कराया था सित्तनवासल। तो अब आपको पता चल गया। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ सर क्लियर हो गई कि भाजा और सित्तनवासल मतलब बी ऑप्शन सही। अब मेरे लाल एक बार ज़रा अपना चेहरा पीछे तो दिखाओ। यहाँ पे ऑप्शन क्या था? बी। और यहाँ पे ऑप्शन क्या था? बी। मतलब बनाने वाले के माइंड में एक बात क्लियर थी कि बच्चे को वही बॉल डालनी है जो बॉल पहली पे हमने डाली थी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। अब बताते हैं आगे का क्वेश्चन। जो आप लोग कहते हो ना मास्टर आप गैस कैसे कर लेते हो, 2021 में कैसे गैस किए थे, ऐसे ही गैस किया जाता है। अब मुझे बताओ, सित्तनवासल पे क्वेश्चन आ गया, भाजा पे क्वेश्चन आ गया, बेसनगर पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या मेरे लाल अजंता एलोरा एलिफेंटा पे क्वेश्चन नहीं आएगा? क्या बाघ और बादामी पे क्वेश्चन नहीं आएगा? क्या आपसे इनकी चित्रकलाओं पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल जाके पढ़ लो। तो अब जाके चुपचाप ट्रेडिशनल पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो हेलियोडोरस स्तंभ एक प्रकार का, अब ये पढ़ लेना। यहाँ पे मुझे क्या बताना है ना, वैष्णव मत मतलब भागवत धर्म से गरुण स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। अब भाजा की गुफाएं क्या हैं ये जाके आप वहाँ पे पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपसे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व ये वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। सित्तनवासल को ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, और ये भी पढ़ा है कि तमिलनाडु में, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप स्किप कर ये होता है बैक ईयर छोड़ने का तरीका। हालांकि आपने पहले पढ़ा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखे होगे। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 में। ठीक है, 2022 में क्या, ये भी देखो क्वेश्चन। जब आप अशोक को पढ़ते हो और आपको मैं अशोक के बारे में पढ़ाता हूँ तो सामान्यतः आपको पढ़ा देता हूँ कि कौन से अभिलेख कहाँ मिलते हैं, और पीछे भी आपको मैंने पढ़ाया ही था। जैसे इस बार मैंने आपको बताया है कि अशोक की जो घोषणाएँ हैं जो अभिलेखों में लिखी हैं उन पे क्वेश्चन आएगा कि पहली में क्या कहा, दूसरी में क्या कहा, चौथे में क्या कहा, 14वें में क्या कहा, वो आ सकता है। तो इस अभिलेख आ गए तो अब उस पर भी आएंगे, तो उस पर भी ध्यान रखना। अब देखो पहले जैसे क्वेश्चन आया था 2020-21 में गंगा नल्ली पे, तो गहराई में गया था, अब प्लेसेस में गहराई में गया है। तो जैसे आप ध्यान से देखो धौली है ना, आप मुझे बताओ धौली का हाथी हमेशा पढ़ते हो ना कि जो धौली है उसका जो हाथी है वो कहाँ से मिला है? धौली से मिला है। तो धौली सामान्यतः कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो धौली का तो हमें कंफर्म पता है कि उड़ीसा में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ ऑप्शन बदल गए हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो कोई भी नहीं तो है नहीं। तो पहला हमारा सही हो गया, हमने पहला टिक कर दिया। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एरागुड़ी। क्या कह रहा है? एरागुड़ी। एरागुड़ी के बारे में जब आप पढ़ते हो, ठीक है, जब आप पढ़ते हो कि एरागुड़ी कहाँ पे है, तो सामान्यतया आप आंध्र प्रदेश ही पढ़ते हो सामान्यतया। खैर हमें नहीं पता है कि आपको पता था कि नहीं पता था, आप इसको छोड़ सकते थे। वापस आओ जौगढ़ के बारे में। जब भी धौली पढ़ते हो तो जौगढ़ उसके साथ ही पढ़ते हो। जैसे होते हैं ना, राधा बोलोगे तो कृष्ण का नाम आएगा ही आएगा, श्री बोलोगे तो श्री IAS एकेडमी याद आएगा ही आएगा, पागल शब्द बोलोगे तो पहले नंबर पे मास्टर ही यही याद आएगा। तो वैसे ही धौली जब बोलते थे तो जौगढ़ याद आता ही था। मतलब जब धौली उड़ीसा में है तो जौगढ़ भी उड़ीसा में होगा, ना कि मध्य प्रदेश में। तो कट करो। कट कर दिया? हाँ सर कट कर दिया। अब बताओ चौथा, यहाँ पे तीसरा गलत हो गया तो सभी चारों युग्म तो कट गए। हाँ सर कट गए। अब कह रहा है कालसी। कालसी कहाँ है? आपने भी पढ़ा होगा बहुत पहले कि कालसी से एक अभिलेख मिला था, तो वो कहाँ था? देहरादून में। ये फैक्ट की बात है कालसी के बारे में। जब भी कालसी आप पढ़ते हो तो ये देहरादून ही आपको शुरू में पढ़ने को मिलेगा। तो देहरादून का मतलब उत्तराखंड, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, है ना। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ है ना। तो हम मान के चलते हैं कि चलो नहीं दिया है तो कालसी कर्नाटक तो हमने कभी सुना नहीं। ठीक, तो हम यहाँ कुरनूल आ जाता तो एक बार डाउट होता, लेकिन कुरनूल भी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कालसी यहाँ पे है नहीं, कर्नाटक है, तो इसको भी हम कट कर दे रहे हैं। अब मान लो सपोज करो, फिर भी मान लो आपके पास ये ऑप्शन कट गया था, आपके पास ये 3 ऑप्शन बचे थे और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आपको ये पता था धौली तो है लेकिन आपने बाकी नहीं सुने, तो आंख बंद करके इसमें बी ही लगा देते। आंख बंद करके बी ही लगा देते ऐसे क्वेश्चन में जब ना समझ में आता कुछ। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि सर जो पेपर बना रहा है ना उसको बी ऑप्शन से बहुत प्यार है। ये देखो, ये देखो, बी ऑप्शन से प्यार है ना,
तो उसके प्यार की तो इज्जत करनी पड़ेगी ना सर, ठीक है। तो इसलिए बी लगा देते हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं, वापस क्या आते हैं, वापस इस बात को लेकर आते हैं कि धौली को लेकर आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है, हाथी को लेकर, है ना। अभी आगे आप पढ़ोगे। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश पे ऐसा कुछ खास है नहीं, जौगढ़ में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि धौली, जौगढ़ और कलसी उसने दिया है, मतलब अशोक के शिलालेखों को उसने टच किया है। तो जब शिलालेखों को उसने टच कर लिया तो शिलालेखों में अब जो बातें लिखी हैं उसको भी टच करेगा गहराई में जाके। इसलिए मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में वो चीज़ें बताई थी, तो जाके अब चुपचाप वहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक। अब ये चीज़ें आप पढ़ना, आपके काम का है। यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं आपको बताने वाला और ना ही यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, ठीक है। जौगढ़ वगैरह आपको पता है, कलिंग शिलालेख वगैरह सब पता है, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बफर जोन में स्टेट पीसीएस यूपी वालों ने ना उत्तराखंड माना था, और कोर्ट में बेचारे चले गए यूपी पीसीएस के बच्चे कि हिमाचल है, तो फिर उसने एलिमिनेट किया कि चलो ना तो उत्तराखंड में ना हिमाचल में, क्योंकि बफर जोन में है ना, और दोनों गधों ने ऑप्शन दे रखे थे। खैर क्या करना हमें उनसे जाके, ठीक। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वैसे तो इसको मैंने क्लास 1 में ही कराया था, खैर फिर भी बता देते हैं। तो संगम साहित्य के बारे में पहले तो इतना बताओ कि इसके नाम बड़े ऊट पटांग हैं। पहली चीज़ तो आपने एंशिएंट में पढ़ी होगी, आपके पागल मास्टर ने पढ़ाई थी, ठीक। दूसरी चीज़ आपने उसमें देखी होगी कि जब मैं संगम साहित्य पढ़ा रहा था तो उसमें क्या क्या पढ़ा रहा था कि प्रेम की कहानी है ना, व्यापारी की कहानी है, राज दरबार की कहानी है ना, मिट्टी की गाड़ी की कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और वहाँ पे सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कविताएं पढ़ी जाती हैं, शौर्य गाथाएं पढ़ी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ होते ना कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी थी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो संगम में भी यही था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पे प्रेम की बात आती है तो क्या वो भौतिक सुख नहीं है? क्या वो भौतिक संस्कृति नहीं है? आप लोगों को लगता होगा कि यार ये मास्टर सच में बड़ा बेवकूफ़ और गधा है, बहुत बातें करता है प्रेम की, कहीं किसी की कहीं किसी की। मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराता हूँ। आप ही बताओ, जब प्रेम की बात संगम में आई है तो भौतिक हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। तो जब भौतिक वो हुआ तो क्यों कह रहा है कि कोई संदर्भ नहीं है? मतलब गलत कह रहा है, ठीक। फिर देखो दूसरी बात कि संगम कविताओं में समर सौर, समर का मतलब समर भूमि, मतलब युद्ध का कोई जिक्र ही नहीं है, गलत बोल रहा है। ऐसी गंदी बात नहीं, इसको बोलनी नहीं चाहिए। फिर तीसरी बात कह रहा है जादुई ताकतों को संगत बताया गया। आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है ना, बिरसा मुंडा को पढ़ा है ना, जितने आदिवासी हैं उनको पढ़ा है ना। अरे उनको सबको छोड़ो, आप इस मास्टर को पढ़े हो ना, पहली क्लास में ही बोला था कि अगर इस क्लास को शेयर कर दिए तो भूल जाओगे, आपको सब याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो जादुई ताकतें तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या उस समय संगम साहित्य में नहीं करती होंगी? और जादू टोना तो इंसान के पैदा होने में पूरा पाषाण काल से चला आ रहा है, तो क्या इसमें नहीं होगा? ये कॉमन सेंस चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉमन बुद्धि। नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पे। संगम कविता अगर आपने नहीं भी सुना है कि पुट्टी पटक्कू क्या है, कील कनक्कू क्या है, या शिल्पाधिकारम क्या है, मणि मैखले क्या, नहीं चाहिए जानकारी, लेकिन इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना। और एक और चीज़ छोड़ो, चलो सब कुछ छोड़ो, आप इन 3 ऑप्शन को देखो। एक ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, डी, तीनों एक ही जैसे हैं, कोई संदर्भ नहीं, असंगत, कोई संदर्भ नहीं। मतलब ये जानबूझ के गलत करा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे आके कहे कि आपका मास्टर सच में पागल है, तो आप क्या कहोगे? यार जानबूझ के क्यों उनको पागल बना रहे हो? वो पागल कहते हैं लेकिन वो पागल है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे जानबूझ के पागल बना रहा आपको, जानबूझ के आपसे बोल रहा है कि गलती करो बाबू गलती करो, तो हमने इसको तो काट दिया, चलो ये कट गया। अब मुझे बताओ इस लाइन को कैसे जानते कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण। पहली बात तो आपको वर्ण पता होना चाहिए। वर्ण का मतलब जातियाँ, है ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग ऐसे। तो आप मुझे बताओ, जब भी धरती में किसी को प्रेम होता है, ठीक है, या तो ऊंची जाति से होगा या नीची जाति से होगा, या किसी राजा से होगा या किसी रानी से होगा, ऊपर ही नीचे वाले से तो प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा और वो मुकम्मल नहीं होगा प्रेम, तो वो क्यों नहीं होगा?
सामाजिक बंधनों के कारण। तो सामाजिक बंधन तो थे। और ये भी छोड़ो मेरे भाई, ये भी छोड़ो, आप मुझे बताओ, जब ऋग्वेद में सामाजिक परंपरा थी, जटिल नहीं थी, जटिल नहीं थी, तो क्या संगम वाले मंगल ग्रह से आए थे? अभी भी आप लोगों के अंदर भी थोड़ी सी सामाजिक वर्गीकरण रहता होगा जब आप समाज में निकलते हो, जबकि यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, आपके लिए तो एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, इन सब से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आपको तो बस भारत और भारत के लोगों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन आप में भी वो है दुष्टता, मतलब हो सकता है आप में ना हो, लेकिन होती है ना सामान्यतः अंदर ही अंदर। अरे यार वो यार चमार है, वो यार कोरी है, वो ठाकुर है यार, वो बनिया है, वो पंडित है, ये रहता होगा ना। तो जब आप में रहता है तो क्या इनको नहीं पता होगा? पता होगा सर। तो पूछ क्या रहा है, सही बताओ। तो यही सही है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही कर लेना। अब देखो यहाँ पे वही है कि प्रेम में क्या लिखा है, वीरता में क्या लिखा है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। अब जो क्वेश्चन आएगा आपके मन में होगा ना कि अब क्वेश्चन जो आएगा कैसा आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि शिल्पाधिकारम या मणि में खिले, है ना, ये क्या है, या इनमें से कौन सा एक नाटक है जिसमें व्यापारी की कहानी है, प्रेम की कहानी है ना, ऐसा आएगा। तो बाकी उसके ग्रंथों पे आ सकता है कि इसके रचयिता कौन है, तो वो मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है कि कुरल क्या है ना, तिरुकुरल क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हो, तो वो वहाँ पे जाके पढ़ लेना संगम वाले एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक, वापस आते हैं। किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? ठीक है, फारसी में अनुवाद किया गया, फारस मतलब ईरान की भाषा में अनुवाद किया गया। कॉमन सेंस लगाना, अपनी ज़्यादा बुद्धि मत लगाना। आप मुझे ये बात बताओ कि भारत में मुगलों ने आक्रमण कब किया? 1526 में। हुमायूं ने शासन कब शुरू किया? 1530 में। भागा कब भारत से? 1539 में। बीच में क्या करता रहा? युद्ध करता रहा। तो क्या इसके पास इतनी फुर्सत थी कि ट्रांसलेट करे? आप मुझे बताओ। मेरे पास आप देखो, मान लो मेरी कोई एक सहेली होती है ना, और मुझे उससे खूब ज़्यादा प्रेम हो जाता, खूब ज़्यादा लगाव हो जाता, तो क्या मैं आपकी क्लासेस टाइम पे ले पाता? नहीं ले पाता, क्योंकि उन देवी जी को समय देना पड़ता। और सीधी सी बात है, जब प्रेम करो तो समय दो। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें समय ना देना वो बुरा है। ठीक है, तो रत्ती भर ही देना पड़ता, लेकिन देना तो पड़ता ना। तो जब समय देना पड़ता तो मैं इतना सोच ना पाता, आपके लिए इतना समर्पित ना हो पाता। तो वही व्यक्ति ऐसे कार्यों में समय दे सकता है जिसका कार्यकाल बड़ा शांत हो। तो आप मुझे दिल से बताओ कि औरंगजेब का कार्यकाल क्या शांत था? कॉमन सेंस बताओ। नहीं सर, ये तो युद्ध ही करता रहता था, और इसके यहाँ तो ऐसा कोई ट्रांसलेशन हमने देखा ही नहीं। ठीक, और देखा भी क्यों नहीं? क्योंकि योग वशिष्ठ भारतीय ग्रंथ है भैया। हिंदी को वो क्यों उर्दू में कन्वर्ट कराएगा या फारसी में कन्वर्ट करवाएगा? वो तो फारसी की ही बात करेगा ना, और उसको वैसे भी जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये तो ऐसा काम नहीं कर सकता। रही बात शाहजहाँ की, वो तो प्रेम करते थे, किससे? नूरजहाँ से, मुमताज़ से। तो मुमताज़ से जब शाहजहाँ प्रेम करते थे, जहांगीर से रिलेटेड है नूरजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ जब मुमताज़ से प्रेम करते थे, बंदा जब ताजमहल बनवा रहा है तो वो फारसी में अनुवाद करवाएगा? क्यों करवाएगा? ये भी नहीं करवा सकता। हुमायूं के पास इतना टाइम था नहीं। लेकिन हमने एक चीज़ सुनी थी। क्या सुनी थी? कि सर अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और उन 9 रत्नों में कई ऐसे रत्न थे, कई ऐसे लोग थे जो ट्रांसलेशन करना बहुत अच्छे से जानते थे, और उसी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन हुआ था। तो हो सकता है योगा वशिष्ठ का भी हुआ हो, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि कॉमन सेंस लगाया हमने कि एक ऐसा राजा तो था मध्यकाल में जिसने खूब सारी चीज़ों में ट्रांसलेशन करवाया था, तो बिना सोचे समझे हम ए पे लगा देते। और ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि एक क्वेश्चन अकबर पे पहले आया है, वहाँ से लिंक करते हुए इन्होंने इस ईयर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है कि अकबर क्यों था। अब बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो। बाकी अकबर के बारे में है ना, क्या है क्या नहीं, वो मध्यकाल में आप पढ़ते हो, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन चौथा,
ये बिल्कुल वही संगम काल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे भी पढ़ाया, वैसे एक करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा, आसन मतलब बैठे हुए मुद्रा, विश्व की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। ये जो इतनी बातें लिखी गई ना, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, इतनी बातें। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपण करता है। जब आपने करंट की मैगजीन हमारी देखी होगी तो वहाँ पे लाइन साफ साफ लिखी है, ठीक है। खैर नहीं भी लिखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूँ। क्या कॉमन सेंस क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। आप मुझे बात बताओ, जब रामानुज हुए, रामानुजाचार्य बोल रहा हूँ, वो रामानुजन मैथमेटिशियन है ना, वो रामानुजन है उनका नाम, ये रामानुज हैं। तो जब रामानुज हुए तो आप बताइए वो टाइम कौन सा था? भारत में भक्ति आंदोलन की प्रखरता का टाइम था। तो जब भक्ति की प्रखरता का वो टाइम है तो भक्ति की ही तो बात करेंगे। खैर हमें नहीं पता था, आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक हैं। वेद शाश्वत हैं, आत्म प्रतिष्ठित हैं और पूर्णतया प्रमाणिक हैं। ये बात वैसे आपने किस में सुनी थी? आर्य समाज में। तो ये तो आर्य समाज की लाइन इन्होंने उठा ली ना, तो इसको यहाँ पे कट कर दो। फिर देखो, तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। तर्क संगत मतलब फैक्ट यूज करो और आनंद के मौलिक माध्यम बनो। आप मुझे दिल से बताना, जब आप भगवान की पूजा करते हो तो क्या तर्क लगाते हो? भगवान है कि नहीं है कि नहीं है? और जब आप भगवान को मानते हो और तर्क लगाओगे तो फिर आप भगवान को नहीं मान पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। और जब भगवान को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता तो वो व्यक्ति जो भगवान की बातें करता है, जिसको भगवान की तरह पूजनीय बनाया जा रहा है, वो कैसे कह सकता है कि तर्क संगत युक्तियाँ ही सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम है? ये किसकी बात है? ये चारवाहक की बात है। क्योंकि चारवाहक ये बात बोलते हैं कि भौतिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। वो ये बोलते हैं कि जाओ आराम से आप काम वासना में संलिप्त रहो, देखो 15 मिनट में क्या उसमें आपको आनंद मिलता है। वो ये बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं भगवान की चाहे जितनी पूजा कर लो कोई आनंद नहीं मिलेगा जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है। तो ये बात तो कोई भगवान वाला तो कह ही नहीं सकता कि तर्क संगत युक्तियाँ ही सर्वोच्च आनंद है। तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ विज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। विज्ञान जहाँ पे आएगा वहाँ भक्ति थोड़ी रुक जाती है, क्योंकि विज्ञान तथ्य व तर्क पे आधारित है। अगली लाइन देखो, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। अब इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, इन दो लाइन को देखकर आपके दिल में एक चीज़ तो जगनी चाहिए कि यार ये जो बीच में इसने लाइन दी है ना, उल्लू बनाने के लिए दी है। बीच में जो लाइनें इसने दो दे दी है हमको उल्लू बनाने के लिए दी हैं। मेनली जो क्वेश्चन था वो एक पहली लाइन पे था और एक चौथी लाइन पे था, और कहीं क्वेश्चन नहीं है। अर्थात या तो पहली सही होगी या तो चौथी सही होगी। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, आप रामानुज का जब टाइम पीरियड पढ़ते हो तो सबसे पहला काम तो यही पढ़ते हो ना कि भक्ति में टॉप पे थे, और भक्ति की प्रखरता के कारण ही इन्होंने लोगों को टॉप लेवल पे पहुंचाया। तो क्या ये उस समय ये कहेंगे ध्यान लगाओ? क्या ये उस समय कहेंगे कि ओ भैया आंखें बंद कर लो, ध्यान में बैठ जाओ? अब यहाँ पे जानते हो दिक्कत क्या हुई? बच्चा ये गलत क्यों करके आया? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आसन मुद्रा है, बैठी हुई। तो हर मूर्ख बच्चे को ये लगा कि वो आसन पे बैठे मतलब वो ध्यान पे बैठे हैं, जो ट्रिक्स का दही का दिमाग कर दिया जाता है। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे ये नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आसन इसने जानबूझ के लिखा था ताकि बच्चा ये सोचे कि ध्यान की बात आएगी वहाँ, और आप ध्यान से उस मूर्ति को देखना जो आसन पे बैठे। मैंने वीडियो भी उसका शेयर किया था, उसमें क्या बोलते हैं शॉर्ट में वीडियो भी शेयर किया है बड़े अच्छे से। वो ध्यान पे बैठे हैं लेकिन डंडी लेके बैठे हैं, जिसको छत्र बोलते हैं। तो जो बंदा छत्र लेके बैठा है वो ध्यान में कैसे होगा और कैसे ध्यान से मोक्ष की बात करेगा? क्लियर बातें? तो मोक्ष की बात उन्होंने भक्ति में की, क्योंकि वो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, क्योंकि उनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। वे अलवार संतों से प्रभावित थे, और अलवार संत क्या बोलते थे? हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
समझ गए? वो भक्ति की बात करते थे, भावों की बात करते थे। क्लियर हो गई? ध्यान की बात नहीं करते थे। तो रामानुज के, अब देखो क्यों आया था क्वेश्चन, क्योंकि विशिष्टाद्वैत पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो। खैर, आपको बस इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी थी, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब बात आती है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। देखो ये लाइन भी आपकी दिमाग का दही करने के लिए दी गई है। देख रहे हो, दोनों लाइनें जानबूझ के आपको जोड़ी गई हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक, जब भी ऐसा ऑप्शन आता है ना, तो देखो इसमें कॉमन सेंस क्या लगाना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था। क्यों लगा था? पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन में कोई खेल नहीं किया, मतलब इस ऑप्शन को देखो, वैसे तो ये ऑप्शन दिए नहीं जाते हैं अब, लेकिन देगा आगे, क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ जितनी भारत में टेस्ट सीरीज बनाई गई है ना, 1 युग्म सही, 2 युग्म सही, बच्चे को इसकी प्रैक्टिस ही छुड़वा दी गई। तो यूपीएससी तो यही चाहती है ना कि आपको ये पता रहे कि हाँ इसी बॉल पे बॉल फेंकी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब क्या है, यदि आपको कोई भी एक ऑप्शन इनमें तीनों में से पता चल जाएगा तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? अगर आपको एक पता चला गलत है तो ऑटोमेटिक ये 3 कट जाएंगे, अगर आपको पता चला 2 गलत है तो ये 3 कट जाएंगे, और अगर 3 पता चला तो ये 3 कट जाएंगे। ठीक, तो मतलब हमें कोई भी एक देखना है, यानी कि तीनों में पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। खुद की बुद्धि नहीं लगानी, मतलब देख के क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है, ढूंढना है। यही वो क्वेश्चन है जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स लागू करेगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। हमको ही पता है जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, मतलब जो भी हमारी ज्योतिर्लिंग है शंकर से रिलेटेड है ना, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें तो पता ही है कि हो सकता है भाई होगी ज्योतिर्लिंग, क्योंकि सोमनाथ बहुत फेमस मंदिर है। और आपको याद होगा शिवरात्रि के टाइम पे मैंने इसका शॉर्ट्स भी एक भेजा था, तो अगर मैंने भेजा है तो कोई ना कोई तो बात होगी ना सोमनाथ मंदिर को। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात देखो, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। बिल्कुल किया होगा, क्योंकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के टाइम पे ही ये सारी घटनाक्रम यहाँ पे हुए हैं, है ना। महमूद गजनवी के बारे में आप जानते ही हो कि उसने हमला ही किया था यहाँ पे। तो ये 2 बातें तो कॉमन सी सही लग रही हैं हमको। खैर अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। आगे देखो क्या कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। मेरे लाल और मेरी लाली, एक बात बताओ मुझे, एस राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने थे तो किस टर्म पे वो बने होंगे? पहले टर्म पे, दूसरे टर्म पे, या तीसरे टर्म पे? सर तीसरे टर्म पे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे लगातार। तो जो बंदा 2 बार बना था, तो आप मुझे बताइए क्या सोमनाथ मंदिर की उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसने नहीं की होगी? आप मुझे बताइए, क्या उसने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होगी? तो राधा कृष्ण ये जानबूझ के डाला गया ऑप्शन आपके दिमाग का दही करने के लिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन क्यों गलत है, लाइन लिख लो अपने एक सफ़ेद पेज में, कि जब भी हमें किसी प्रश्न में नाम सहित सूचना दी जाए, जब भी किसी प्रश्न में नाम सहित सूचना दी जाए, सामान्यतया वो प्रश्न गलत होता है। मतलब यहाँ पे हमको सूचना दी जा रही कि एस राधाकृष्णन के टाइम पे हुआ था। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आगे और मिलेगा, शायद इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची को लेकर, है ना। तो वहाँ सूचना दी जाती है, तो जब सूचना दी जाए वो ऑप्शन सामान्यतः गलत, मतलब हमारा ये तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। और जो ही आपका तीसरा एलिमिनेट हुआ तो ही ये 3 कट गए, आपके 1-2 बचे। अब जब 1-2 बचे तो इनको ऐसे ही जाके टिक मत मार देना, आप दोबारा आके इसको आइडेंटिफाई करना कि हाँ सर 12 ज्योतिर्लिंग में तो था, हाँ सर अलबरूनी ने वर्णन किया होगा क्योंकि अलबरूनी आया ही था उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो हो सकता है एक नया क्वेश्चन बन जाए,
जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन ज्योतिर्लिंग नहीं है। वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों पे क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन आया सूर्य मंदिर को लेकर, तो उसमें 3-4 ज्योतिर्लिंग डाल देते थे, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक, फिर भी एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों को देख लेना। मैंने वैसे जब शिवरात्रि थी तो अपनी यूट्यूब चैनल पे भेजा उनके 12 पंपलेट, ठीक है, तो देख लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, ये मतलब अद्भुत क्वेश्चन है। अद्भुत का मतलब हवाबाजी वाला क्वेश्चन है ना। और एक तरीके से हवाबाजी का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है, देखो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी भी व्यक्ति को 2 चीज़ें नहीं पता है, नेत्तिपकरण और त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण। किसी को नहीं पता था कि ये किसके ग्रंथ हैं, ठीक है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हर एक व्यक्ति को एक चीज़ जरूर पता थी, जब आप जैन धर्म पढ़ते हो, और मैंने भी आपको पढ़ाया है कई बार, वो क्या है, परिशिष्ट पर्वन, हमेशा आपको पढ़ाया। तो आप मुझे बताओ, जब आपको केवल ये दूसरा पता था तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता? हाँ सर, हो जाता। अब हमारा क्या बचा, दूसरा सब में कॉमन है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, तीसरा भी सब में कॉमन है, बस इसको छोड़ के, ठीक। अब मुझे एक बताओ, कॉमन सेंस लगाना, दिव्यावदान आप पढ़ते हो, दिव्यावदान, तो जब दिव्यावदान आप पढ़ते हो तो दिव्यावदान का मतलब क्या हुआ, दिव्य अवदान, संधि विच्छेद हुआ। मतलब अवदान शब्द जो होगा वो सामान्यतः किससे रिलेटेड है, बौद्ध से। तो अवदान जब बौद्ध से रिलेटेड है तो तीसरा आप कट कर सकते हो। हाँ सर, तीसरा कट कर दिए। अगर सिर्फ यही पता होता ना कि अवदान बुद्ध से है तो तीसरा एक कट हो जाता, ऑटोमेटिक आपका 2-4 आ जाता। समझ गए, ये किसी को नहीं पता था उस समय, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये अवदान। अब देखो यहीं पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अवदान है ना, अवदान शतक। अब देखो यहीं पे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है मेरे से, अभी एक क्वेश्चन यहीं पे आपको पढ़ाया है ना मैंने, देखो उसमें अवदान और ये दुनिया भर के ड्रामा सब लिखे हुए हैं। ये देखो, ये अवदान शतक, ये सब स्तूपों की संकल्पना है ना, ये लिंक हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन से। इसीलिए कहता हूँ कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है, लेकिन नए लेवल पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके जीवन में जिसको आप ना पढ़े हों, तो उसमें उस एक पॉइंट को खोजना, मतलब उस एक धागे को खोजना जहाँ से पूरा उत्तर आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके जीवन में आए तो पहली बार में छोड़ देना, दूसरी बार में जब सॉल्व करने जाना तब कैसे करना, तब ये करना कि भैया हमको परिशिष्ट पर्वन तो पता था, ये सूचना पे आधारित है, तो मतलब दूसरा सही है हमारा, तो ये एक कट गया। अब जो ही एक कटा तो हमें 3 पे चेक करना है, तो 3 में ऐसा क्या चेक करें, तो 3 में सर तीसरा चेक कर लें तो आंसर आ जाएगा, या पहला चेक कर लें। अब पहला तो हम चेक कर नहीं सकते हैं, पता ही नहीं है, तो तीसरा चेक करेंगे, अवदान शतक। तो अवदान का तो हमें पता है कि दिव्यावदान है ना, वहाँ पे तो हम देखे हैं कि ऐसा कुछ मिलता है, ठीक, मतलब अवदान शब्द मिलता है। अब इतनी संधि विच्छेद आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ें समझ सकते हो। हेमचंद्र का संस्कृत महाकाव्य, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी तो नहीं आएगा फिलहाल क्वेश्चन मेरे हिसाब से, है ना, लेकिन देख लेना एक बार, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया, ये कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन है ना, ये मैं मान सकता हूँ आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन कठिन है, ठीक। फिर भी मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था। अब मुझे एक बात बताओ, दिल से बताना, है ना। अभी तक आप लोग एक ऑप्शन पढ़ रहे थे ना, ऑप्शन पढ़ रहे थे, तो ए पे क्या होता था, 1 युग्म, बी पे क्या होता था, 2 युग्म, सी पे क्या होता था, 3 युग्म, और डी पे क्या होता था, कोई युग्म नहीं होता था। होता था कि नहीं होता था? होता था सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसने इससे खेल नहीं किया है, इसने इसमें खेल किया है, इसने डी वाले ऑप्शन को ए पे रख दिया है। तो आप भी क्या करो, क्लॉकवाइज चलो। क्या क्लॉकवाइज? आप इसको मानो कि ये ए था, इसको मानो ये बी था। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तक आपको क्या बोला था कि सामान्यतया ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो बी पे जाके तुक्का मार देते कि 2 सही होंगे इनमें से।
और ये देखो सी सही है ना। तो ये 2 वाला सही करके आते हैं, क्योंकि जानबूझ के इसने आपके साथ खेला। खैर फिर भी आपको नहीं पता था, हम अब गेस करते हैं यहाँ पे। तो आर्यदेव हैं जैन विद्वान, दिगनाग है बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि है वैष्णव विद्वान। कहने का मतलब सामान्यतः इनमें बौद्ध और क्या कहते हैं वैष्णव से रिलेटेड, जैन से रिलेटेड बातें कही गई हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। तो जब भी आप पढ़ोगे है ना, सामान्य तौर पे आप पढ़ते हो कि जो नाथ मुनि है ना, जैसे मैं एक गीत गाता हूँ कि नाथ अनाथ के नाथ आप हो, है ना, सुख दुख के साथी आप हो, है ना। तो नाथ अनाथ के नाथ आप हो, तो आप ये जब लाइन पढ़ते हो तो नाथ अनाथ किसके लिए बोलते हो? बौद्ध के लिए, जैन के लिए? प्रार्थना पढ़ते हो ना, यूपीएससी में भाई साहब सब कुछ काम आता है ना। प्रार्थना भी देखो काम आ रही है ना। हे नाथों के नाथ तुम ही हो, ये सुनते हो? तो कौन होंगे? जैन बौद्ध तो नहीं होंगे, तो हमने मान लिया वैष्णव होंगे। ठीक है, तो वैष्णव हैं यहाँ पे, तो वैष्णव हो गए। ए हमारा सही हो गया, मतलब तीसरा सही है, तो ये तो हमने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे तीसरा भी तीसरा नहीं काटेंगे, तीसरा नहीं काटेंगे, तीसरा कैसे काट देंगे? तीसरा हम नहीं कट करेंगे अभी। ठीक है, तीसरा नहीं कट करेंगे। अब आता है दिगनाग के बारे में। दिगनाग के बारे में सामान्यतः आपको पता होगा, जब आपको तर्कशास्त्र से रिलेटेड जब बात करोगे तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड माने जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया, मतलब 2 सही हो गए। आर्यदेव के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। ऋषभदेव सुना है लेकिन आर्यदेव नहीं सुना। अब बच्चे यहाँ पे ऋषभदेव के चक्कर में आर्यदेव लगाए हैं तो बात अलग है ना। हालांकि आर्यदेव भी क्या थे? बौद्ध धर्म से इस रिलेटेड थे, नागार्जुन के ये शिष्य माने जाते थे। ठीक, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप ये देख लेना। ठीक, नाथ मुनि के बारे में अगला आता है, ये तो फैक्ट पे है। ठीक है, देखो इसमें से कुछ आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन इतना आपको पता था भवभूति के बारे में, बस भवभूति के बारे में अगर आपको पता है ना, बाकी आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं थी कि भवभूति सर जो थे या क्षेमेश्वर जो थे ये नाटककार थे। ठीक, इतना तो पता है जैन साधु या मंदिर वास्तुकार या दार्शनिक तो नहीं थे, नाटककार ही थे। ठीक, और ये लाइन हमारी किताब में नोट्स में लिखी थी। जब आप वो नाटककारों को रंगमंच वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे मैंने लिखाया था। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। भवभूति वगैरह, मालती माधव, है ना, लिखित नाटक। आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आप नोटिस करना। मॉडर्न इंडिया में भी आपको ऐसी 3-4 नाम मिल जाएंगे कि पुरातत्वविद है या कौन है ना, या दार्शनिक है कौन है, या यात्री वृत्तांत है कौन है। ऐसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं। तो इनमें से 3 में से बस किसी एक के बारे में थोड़ा सा ही पता हो ना, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक, बाकी आप इसको पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन इनकी रचनाओं पे आ जाए। तो जब आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी थी तो वहाँ विभिन्न नाटककारों के नाटक हमने लिखा दिए हैं, आपको बस वही पढ़ना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सामान्यतया, लिख लो फिर से, सामान्यतया कोई भी बड़ा प्लेस, सामान्यतया कोई भी बड़ा प्लेस किसी बड़ी प्रसिद्ध नदी में अवस्थित नहीं है। सामान्यतया कोई भी बड़ा प्लेस किसी प्रसिद्ध नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। सामान्यतया शब्द बोला है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में। हमने तो सुना भी नहीं है, हमने कहा ठीक है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में। भैया चंबल नेशनल पार्क सुने, लेकिन सांची का स्तूप उसके बगल में है, ये तो कभी नहीं सुना था। पांडुलेनी या पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में, ये भी हमने नहीं सुना। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, ये भी हमने नहीं सुना। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें फेमस नदियाँ कौन मिली? चंबल, नर्मदा, गोदावरी, लेकिन एक ऐसी मिली जो फेमस नहीं थी, बाघोरा। तो यही हमारा ऑप्शन तुक्के में सही होगा, ये तुक्का है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः आप एक एलिमिनेट कर सकते हो, सांची दूसरा नहीं कर सकते। तो इसका ये कॉन्सेप्ट ही है कि फेमस नदी के किनारे सामान्यतः कोई प्लेस या कोई नेशनल पार्क नहीं है अवस्थित। ठीक है, अब यहाँ पे अमरावती स्तूप जो है ना, वो सामान्यतः कृष्णा नदी पे है, लेकिन वो कृष्णा देता नहीं, ये जान लेना, क्योंकि अगर देता तो 2 में से एक ही एलिमिनेट होता ना। तो क्वेश्चन बनाने वाले के भी माइंड में कुछ चलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर दे देता तो फिर से वही कह रहा हूँ, नहीं देगा तो क्यों इतना उस पर सोचना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। बाकी इसको आपको पढ़ना नहीं है। अब ये चीज़ें आप देख लेना, है ना। सांची बेतवा के किनारे है,
पांडु लेना, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। अब ये चीज़ें आप पढ़ लेना ताकि आगे क्वेश्चन, अब बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, इसको पढ़ लेना, ज्योग्राफी में आएगा ट्रिब्यूटरी को लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुरैना के समीप, मुरैना मतलब भिंड के पास, मध्य प्रदेश, मुरैना के समीप, मैं वास्तव में यहीं का हूँ मेनली, है ना, मतलब हम लोग प्रवासी एक तरीके के लोग हैं जो जाके उत्तर प्रदेश में बस गए, वैसे मेन हम लोग यहीं से हैं, यहीं हमारा गढ़ है ना, भिंड मुरैना। तो मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। अब हमें इस मंदिर के बारे में सुनते तो थे, 64 योगिनी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, लेकिन गहराई में इतना नहीं जानते थे, लेकिन गहराई में हमें जानना भी नहीं है, ये भी जान लेना, गहराई में हमें इसमें जानना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ वो ऐसा देगा जो हमें एलिमिनेट करा देगा। जैसे पढ़ो कि ये कच्छप घात राजवंश के निर्मित शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। हमने कहा ठीक है, वृत्ताकार मंदिर है। फिर क्या कह रहा है, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। अब एक बात बताओ, यहाँ भी वृत्ता, यहाँ भी वृत्ता, या तो ये लाइन सही होगी और या तो ये लाइन सही होगी, ठीक। अब सपोज करो, मान लो आपने कहा कि एक सही है, तो एक सही होगा तो ये दो में से कोई एक होगा, लेकिन अगर हमने कह दिया दो सही हुआ तो ये फिर कट जाएगा, ठीक है, सॉरी, मतलब हमने कहा एक सही होगा तो हमारा या तो ये सही होगा, अब ये सही होगा तो यहाँ दूसरा तो सही होगा नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ऑप्शन ऑलरेडी सी आ जाएगा, ठीक। अगर हमने कह दिया दो सही होगा तो एक नहीं सही होगा, तो दो यहाँ सही है तो ये वाला नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, यानी कि इनमें से फिर कोई होगा, और इनमें से भी कोई होगा तो दो तीन, यानी कि तीसरा भी सही होगा, और चौथे पे हमें सोचना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य वैष्णव पूजा, वैष्णव का मतलब विष्णु की पूजा। आपको पता हो कि 64 योगिनी जो मंदिर है वो तंत्रवाद से रिलेटेड है, मतलब पार्वती मंदिर है, तो वैष्णव की पूजा कहाँ से होगी? समझ गए? वैष्णव की पूजा हो ही नहीं सकती, तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो। क्लियर? फिर कह रहा है इसके डिजाइन से ये लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसदीय भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, मतलब वृत्ताकार में, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे कॉमन सेंस लगाना, क्या भारत में इकलौते इस मंदिर को देखकर, वृत्ताकार देखकर संसद भवन बनाया गया होगा? बहुत सारे वृत्ताकार मंदिर देखे गए होंगे, उनमें से ये बेस्ट होगा, इसलिए इसको एग्जाम्पल में लिया गया। और एक और बात, भारत में मंदिर टॉप पे बने हैं। जिस भारत में मंदिर निर्माण की 3-3 शैलियाँ हो, क्या वहाँ पे केवल एक ही वृत्ताकार का मंदिर बनाया जाएगा? कोई आपसे कह दे कि एक आयताकार मंदिर भारत में बना है, आप कहोगे ना गलत बात बोल रहे हो भैया। और वैसे भी एकमात्र शब्द अपने आप में एक्सट्रीम है, तो आप जो ही दो को कट करोगे तो आप देखना आपको ऑटोमेटिक पहला और चौथा मिल जाएगा। ए कट गया, बी कट गया, सी डी कट गया, सी बचा 1 4, तो चौथा तो हम कंफर्म कह सकते हैं सही है क्योंकि संसद बनाया गया गोल, ठीक है। और पहला भी सही हो सकता है क्योंकि इसमें जो राजवंश दिया गया वो हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर यहाँ दे देता चंदेल राजवंश तो थोड़ा डाउट होता। क्लियर बातें? तो ये एलिमिनेट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लो यहाँ पे ऑप्शन दे देता केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, केवल 4 युग्म, तो फिर सर क्या करते? तो इसके लिए मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बताऊंगा कि क्या करते, ठीक है। तो आप इसको बस देख लो, ठीक है। हीरापुर स्थित, अब ये देख लो और कौन कौन से मंदिर है, भुवनेश्वर में भी है ना, तो आप ये देख सकते हो, एकमात्र नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अजीबोगरीब था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, ये हम ना तो पढ़ते हैं और ना आपको कोई पढ़ाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो एक हिसाब से एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते थे कि प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस, है ना, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, है ना, तो इन क्वेश्चन्स को आप छोड़िए, इन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। क्योंकि ये ना तो आपने पढ़ा है ना ही मैंने आपको पढ़ाया है, ये हमने नहीं पढ़ा है, मतलब आप तो आप रहे, मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं पढ़ा है ना,
हिस्ट्री ऑप्शनल का मतलब रिसर्च में पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली, उसमें नहीं पढ़ा, हजारों किताबें पढ़ डाली, उसमें नहीं पढ़ा, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, ये फालतू के लिख लेना, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इस पर रत्ती भर ध्यान मत देना। ठीक, अगला देखो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण। आप में से जिस बच्चे ने आर्ट एंड कल्चर की क्लास पढ़ी होगी, वहाँ मैंने एक जगह आपको जब उपिंदर सिंह की किताब दिखा रहा था तो वहाँ पारमिता शब्द भी दिखाया था, है ना। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि ये जो पारमिता या कोई भी अन्य शब्द मिलते हैं, ये या तो जैन से रिलेटेड होते हैं या तो बौद्ध से रिलेटेड होते हैं सामान्यतया। ठीक है, जब भी जैन और बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आते हैं। और ये एक परंपरा चली थी पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन में कि यूपीएससी जैन और बौद्ध करके क्वेश्चन पूछ रही थी। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे और तुक्का लगाते तो फिर सीधे सीधे बुद्ध को ही लगाते। ठीक, तो इस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। अब जैसे यहाँ एलिमिनेट कैसे कर सकते थे, ठीक है, तो एलिमिनेट कुछ ऐसे कर सकते थे आप कि आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ, तो आप पढ़े हो कि मणि, ग्रामम, नाना देशी, ये तो व्यापारिक श्रेणियाँ थीं, लेकिन पारमिता हमने नहीं सुना था। ठीक है, या सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ऐसा तो हमने धर्मशास्त्र पाठ सुना ही नहीं, या तो वेद सुने या वेदांत सुने। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ऐसा हमने पारमिता संप्रदाय सुना ही नहीं है नाम। ठीक है, तो ऐसा तो नाम मिलता नहीं। यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉमन लगता है क्योंकि पहले के क्वेश्चन में बोधिसत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो हम यहाँ पे ये कॉमन सेंस लगा के इसको करते, वरना मैं कहूँगा ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ देते। ये उसी कैटेगरी का प्रश्न है जो 20 जानबूझ के दिए जाते हैं। देखो मैं फिर से आपको बता दूँ, क्या बताना है कि यूपीएससी में आजकल 100 में से 80 ही क्वेश्चन आपके लायक होते हैं। 20 क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिमाग का दही करने के लिए दिया जाता है, और वो 20 क्वेश्चन जानते हो कैसे मिलते हैं। पहला तो आपको सही मिलेगा, 5वें नंबर पे वो क्वेश्चन डाला जाएगा, 15 नंबर पे डाला जाएगा, 21 पे डाला जाएगा, 29 पे डाला जाएगा, 48 पे डाला जाएगा, ऐसे करके 20 डालेंगे ताकि आपको अंत तक ये रहे और यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया और आपका पेपर टफ बन जाए। तो वो चीज़ मैं विश्वासम में सिखाऊंगा, तो ये उन्हीं 20 में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और एक और बात मैं फिर से देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, चुनाव देखते हो, चुनाव में क्या होता है, भारत में जो पीएम का चुनाव होता है इसमें क्या होता है, क्या इसमें ये नियम है कि 51% जिसके आएंगे वही जीतेगा? नहीं ना। अगर पूरे एरिया में केवल 10% भी वोट पड़े हो ना, उनमें से जिसके 6% आ गए, ठीक है, मतलब मान लो 10% वोट पड़े हैं, ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि जैसे 10% वोट पड़े हैं, ठीक है, किसी को 3% मिले, किसी को 2% मिले, किसी को 1% मिले, किसी को 4% मिले, है ना, 4 3 7 2 9 1 10, मान लो 4 कैंडिडेट खड़े थे, तो कौन जीता माना जाएगा? 4% वाला। ठीक है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि क्या है क्या नहीं, मतलब 51% नहीं चाहिए। अर्थात आपके यूपीएससी में, ये मैं सिखाऊंगा उसी विश्वासम में कि पेपर देखते समय कैसे एजम्पशन करें कि इतने ही करके आए, इतने में हमारा हो जाएगा, वो सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं बस बता देता हूँ कि पेपर में आपको जितना पढ़ा हुआ दिखे, पढ़ा हुआ मीन्स आपने सुना है, आपने नोट्स में देखा है, ये मानकर चलना 10 लाख बच्चों को भी वही दिखा है। मतलब आपने पारमिता नहीं पढ़ा है तो 10 लाख ने भी नहीं पढ़ा है। मुझ जैसे गधे बच्चे में से कोई 1 2 अपवाद हैं जिन्होंने पारमिता ही पूरा रटा था, उनको काउंट नहीं किया जाता यूपीएससी में। तो जब उन 10 लाख ने नहीं पढ़ा है, आपने भी नहीं पढ़ा है, आप अगर छोड़ आए, किसी ने तुक्का मार दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, सीधी सी बात। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन को चुपचाप छोड़ दो, लेकिन अब इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना। अब देखो, वेदों के प्राधिकार को जो स्वीकार करते हैं उनको क्या कहते हैं? नास्तिक। अब ये परिभाषा मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ वैसे, कि वेदों को जो ना मानते हो वो नास्तिक कहलाते हैं, पारमिता थोड़ा ना कहलाते हैं। खैर, वापस आते हैं। देखो वापस क्या है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं।
पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। फिर क्या कह रहा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऊपर के ये दोनों नहीं पता है, लेकिन जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी और आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों को पढ़ा होगा तो वहाँ कालिदास का नाम अवश्य सुना होगा। हिंदी साहित्य के भी बच्चे होंगे तो भी आपने पढ़ा होगा। तो मतलब कालिदास तो सही है, मतलब तीसरा सही है। तो ये ऑप्शन कट गया, हाँ सर कट गया। तीसरा मतलब सही है, तीसरा हमारा सही है। अब हमें दूसरा चेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा, अमर सिंह जो हैं वो हर्षवर्धन से संबंधित हैं। आप जब चंद्रगुप्त के 9 रत्नों की पूरी वंशावली निकालोगे, ठीक, तो आपको पता चलेगा कि अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के थे। तो दूसरा ये कट जाएगा, ठीक, दूसरा ये कट जाएगा ऑटोमेटिक। खैर आपको नहीं भी पता होता ना तो भी आपको पता है कि पाणिनि जो हैं वो पुष्यमित्र के टाइम पे नहीं आए थे, ठीक है। पुष्यमित्र के टाइम पे पतंजलि थे, ठीक है, पुष्यमित्र के टाइम पे पतंजलि थे। और पाणिनि का जो समय होता है वो कब होता है, बुद्ध के टाइम का, ठीक है, इस BC 5वीं BC के टाइम पे, तो सॉरी हाँ 500 BC के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ बस पता हो तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आप 9 रत्नों को जाके चंद्रगुप्त द्वितीय वाले में पढ़ लेना कि कौन कौन है, उनकी रचनाएं क्या हैं। अब अमर सिंह हैं तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी बुद्ध से रिलेटेड, उनको जाके आप पढ़ लेना। और आप हर्षवर्धन के टाइम पे तो इसको पढ़ते भी नहीं हो, हर्षवर्धन के टाइम पे तो बस एक ही का नाम सुनते हो, हेनसांग का, तो अमर सिंह का नाम कहाँ से आ सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। चलिए कालिदास के बारे में आपको पता है, इस बार कालिदास के नाटक और महाकाव्यों पे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको रंगमंच वाले टॉपिक में, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। आप एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इन 2 लाइनों को देखना ध्यान से। क्या कह रहा है, कह रहा महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण, देवत्व मतलब बुद्ध में देवता हैं, उसने क्या किया, महायान बौद्ध धर्म। तो महायान में क्या है, देवताओं की तो बात की जाती है कि बुद्ध का जो अवतार है वो देवता के रूप में। तो तीसरी लाइन तो हमारी सही है, तो तीसरी हमारी सही है, ये हमारा कट गया, तो ये हमारे 3 सही दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तर का मतलब क्या होता है, पब्लिक लेवल पे जो काम हो रहा है, पब्लिसिटी के लिए जो काम हो रहा है। तो पब्लिसिटी पे जो काम हो रहा है, पब्लिक लेवल पे काम हो रहा है, तो पब्लिक क्या चाहती है, प्रमाण किस चीज़ का, बुद्ध के भगवान होने का। तो दूसरा भी हमारा सही है, तो हमारा तीसरा और दूसरा सही हो गया। अब बचता है यहाँ पे पहले को लेकर, पहले के बारे में फैक्ट आपको पता हो कि जो स्थिरवादी है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। तो बस इतना पता हो कि स्थिरवादी जो लोग होते हैं वो महायान से संबंधित नहीं होते हैं, स्थिरवादी जो लोग सामान्यतया होते हैं वो हीनयान से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे बेसिक चीज़ें पता हो, ठीक। और वैसे भी देखो एक बात बताएं आपको, स्थिरवादी जो लोग थे ना वो हीनयान और महायान बंटने से पहले आए थे। तो जब पहले आए थे तो इसका मतलब ये है कि वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पे यकीन करते थे, मतलब बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाना चाहते थे। जैसे आजकल आप देखते हो कि कोई अंबेडकर की मूर्ति बना रहा है ना, कोई पटेल की मूर्ति बना रहा, कोई गांधी की मूर्ति बना रहा, कोई क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति बना रहा, कोई JP की बना रहा है। जबकि इन सब ने कहा है कि भैया मेरी मूर्तियाँ जहाँ जहाँ है ना वहाँ सब तोड़ दो, मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारो, मूर्ति को नहीं। तो यही बात यहाँ पे थी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक। तो आप इसको बस पढ़ लेना, हो सकता है आगे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ जाए हीनयान महायान को लेके, ठीक। अब यहाँ पे गहराई में क्वेश्चन आएगा तो आप जानते ही हो कि हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, है ना, सॉरी
वो बुद्ध को देवता नहीं मानते, महापुरुष मानते, मतलब एक इंसान मानते, भगवान नहीं मानते। ठीक है, जैसे मोदी को लोग नहीं भगवान बना दिए हैं। खैर कोई बात नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नया टाइप का है ना, ये क्वेश्चन नया टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो और इस पे तुक्का भी मार सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को ना छोड़ देना चाहिए, ठीक। और छोड़ना भी चाहिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जैसे मान लो इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा, देशेर कथा का मतलब देश की कथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी गई। औपनिवेशिक राज्य, मुझे बताओ औपनिवेशिक राज्य क्या केवल बंगाल में था या पूरे भारत में? पूरे भारत में था। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। आप मुझे बताओ, जब इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटक होंगे, लोकगीत होंगे, तो लोकगीत क्या बंगाल के लोकगीत यहाँ पे लिखा है? नहीं सर। तो जब यहाँ बंगाल नहीं लिखा, यहाँ बंगाल नहीं लिखा, यहाँ बंगाल नहीं लिखा, तो यहाँ बंगाल लिखने का क्या औचित्य है? इतना कॉमन सेंस यहाँ पे चाहिए था। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। अगर इतने कॉमन सेंस तक आप पहुँच सकते थे, ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट करते कि सर बंगाल के टाइम पे तो उस समय लोग पर्टिकुलर बात तक नहीं करते थे, पूरे देश की बात होती थी, और यहाँ लिख दिया है स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे। तो ये तो तीसरा हमारा कट हो गया, तो तीसरा कट हमारा ऑप्शन आ जाता तब, है ना। तो ये कॉमन सेंस चाहिए। अब देखो, एक तो गलत हो नहीं सकता, एक तो गलत हो नहीं सकता और दूसरा भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कथा है तो नाटक और गीत तो होंगे ही होंगे। तो एक दो तो गलत हो नहीं सकते थे, तो हम ये तो दो कट कर देते। अब हमारे पास ए डी बचते। तो डी में जो बात यहाँ पे इसने स्पेशली मेंशन की है कि देश को बंगाल बताया गया, ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को एलिमिनेट करते। लिख लो, ट्रिक लिखो, यहाँ पे भी पेज में लिख लो। यदि हमें किसी प्रश्न में किसी शब्द को, यदि हमें किसी प्रश्न में किसी शब्द को किसी विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परीक्षक के द्वारा संदर्भित कराया जाए, सामान्यतया वो विकल्प गलत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस पता हो। बाकी ये रवीश कुमार के जो चैनल है ना, देश की बात, वैसे एक वो आते थे, एक मुझे ध्यान नहीं उनका, जनगण मन की बात, वो भी ये चीज़ करे थे। और रवीश कुमार के जो न्यूज़ चैनल है उस पर रवीश कुमार ने ये किताब की एडवर्टाइज भी की थी उस समय, है ना। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में किताब रही थी करंट अफेयर्स में। खैर, अगली पुस्तक देखते हैं। देखो, पुस्तक पे दिया है, ये तुक्का मारा जा सकता था। कैसे? देखो, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? देखो, इसको मैंने जानते हो कहाँ से ऑप्शन उठाया था, आगे एक और आपको किताब मिलेगी, मैंने वहाँ से इसको लिया था। ठीक, आप मुझे बताओ 90% जितनी भी किताबें भीमराव अंबेडकर साहब की आपको पता है ना? हाँ सर पता है। मोहनदास करमचंद गांधी की भी पता है? हाँ सर पता है। ठीक, पता है ना। ज्योतिबा फूले की एक ही किताब आपको 90% मिलती है, जहाँ भी मिलती है, गुलामगिरी। ठीक, तो आप मुझे बताओ, जब ज्योतिबा फूले की 90% और भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी की 90% वही किताब मिलती है, तो इन बाबू की तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे तुक्का मार दो। ठीक है, लिखो लाइन अपनी कॉपी में। यदि हमें किसी प्रश्न में सूचना बाकी बचे ऑप्शन की 100% हो, यदि हमें किसी प्रश्न में सूचना बाकी दिए गए ऑप्शन की 100% हो, तो शेष बचे ऑप्शन को ही हम या विकल्प को ही हम प्रश्न में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मानकर सही कर देंगे। अर्थात आप वीडियो को पीछे कर लेना, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया है ना। अर्थात यदि किसी प्रश्न में किसी नए व्यक्ति का जिक्र किया जाए और किसी नई पुस्तक का जिक्र किया जाए, नए व्यक्ति मतलब नई पर्सनैलिटी का जिक्र किया जाए,
या नई पुस्तक का जिक्र किया जाए तो सामान्यतः वही विकल्प सही होता है। तो सामान्यतः वही विकल्प सही होता है। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये शब्दावलियों को लेकर था, थोड़ा कठिन था, है ना, लेकिन आपको अगर कॉमन सेंस आता है तो आपको ये चीज़ पता रहती। ठीक है, कॉमन सेंस आता है तो आपको ये चीज़ पता रहती। ठीक, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन में परिव्राजक। परिव्राजक, परिव्राजक शब्द आप जब गायत्री परिवार से जुड़ते हो तो वहाँ पे आपको परिव्राजक शब्द ही यूज किया जाता है। परिव्राजक मतलब ये होता है कि जो लोग क्या कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, है ना, या एक तरीके से कह सकते हो जो धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं उनको परिव्राजक कहा जाता है। अब जो धार्मिक अनुष्ठान करता है वो त्याग भी करता है। खैर आपको नहीं भी पता होता, लेकिन यहाँ हिंट इसने दे दिया था, क्या, परि और परिव्राजक मतलब त्यागी। समझ गए? तो यहाँ से आप समझ सकते थे कि चलो ये तो सही है। फिर देखो श्रमण, श्रवण के बारे में आप एक चीज़ सुनते होगे ना कि भारत में जो वेद थे वो श्रुति परंपरा पे आधारित थे, और उन्हीं वेदों को या उन्हीं चीज़ों को जब लोग वो करते थे तो वो श्रमण कहलाते थे। अर्थात जब वेदों की वो परंपरा खत्म हो गई तो उसके बाद इसको किसने अपना लिया होगा? जैन और बौद्धों ने। तो ये उच्च पद का प्राप्त पुजारी नहीं है, ये यहाँ पे गड़बड़। ठीक है, तो श्रमण परंपरा वास्तव में भारत की प्राचीन परंपरा थी। उपासक के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ते हो, उपासक और उपासिका, है ना, जैसे मैं आपको देवी और देवता बुलाता हूँ ना, वैसे बौद्ध धर्म या अन्य जो बड़े धर्म है वहाँ पे लोगों को उपासक और उपासिका बुलाया जाता है। तो यहाँ पे 1-3 हमारा सही हो गया, दूसरा हमारा एलिमिनेट हो गया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस थोड़ा सा चाहिए था। ठीक है, बाकी हो सकता है आपसे ना होता तो आप छोड़ भी सकते हो, हमें कौन 100 करने हैं। ठीक, अब इनको आप पढ़ सकते हो, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये देखो 2019 में आया था, है ना, और मैं महायान को आगे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना उस टाइम पे आपको गहराई में पढ़ना चाहिए। अब महायान के बारे में आपको अच्छे से पता है कि बुद्ध में देवत्व रोपण, अब देखो देवत्व रोपण ये शब्द देखो एज इट इज इसने यूज किया है यहाँ पे, है ना, 2020 में जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे देखो एज इट इज यूज किया है ना, बुद्ध के देवत्व रोपण। इसीलिए मैं कहता हूँ बैक ईयर आपका मजबूत होना चाहिए, ऐसा मजबूत हो ये पता रहे कि हाँ वो शब्द यूज किए गए थे। फिर कह रहा बोधिसत्व के, वहाँ पे भी बोधिसत्व है तो पहला दूसरा सही हो गया। फिर कह रहा मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, कॉमन सी बात है, मूर्ति उपासना की बात थी, मतलब यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। अब आप इसको पढ़ लेना बोधिसत्व को, है ना, मैत्रेय पे क्वेश्चन आ ही चुका है। फिर बात आती किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना हुई। अब देखो मंडप का मतलब होता है जो स्थल होता है जो पिलर पे टिका होता है मंदिर में, लेकिन ये एक नया मंडप था जो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलन में था, मैंने उस समय नोट्स में पढ़ाया था। ठीक है, हालांकि आपको नहीं पता होता तो आप छोड़ सकते थे, बस इतना समझ लो चंदेलों में तो नहीं था, है ना, बस ये आप एलिमिनेट कर पाते। राष्ट्रकूट और विजयनगर में कन्फ्यूज हो सकते थे। खैर ये फैक्चुअल था तो आप इसको छोड़ भी सकते थे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब ये देखो क्वेश्चन आया, ठीक है, जब आपको मैंने पढ़ाया था कि हम्पी जो है वो किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा, मान लो आपको नहीं भी पता था, फिर भी आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो फेमस रिवर है उस पे कोई बड़ा प्लेस नहीं है। मान लो आपको ये अगर पता होता कि फेमस रिवर पे कोई बड़ा प्लेस नहीं था, ठीक, तो त्रिचिरापल्ली यहाँ पे ये दिया है, क्या दिया है, त्रिचिरापल्ली। ठीक, त्रिचिरापल्ली क्या है, कावेरी। ठीक, हमें नहीं पता कावेरी है। अब यहाँ पे देखो आपकी ट्रिक गड़बड़ होती ना, मैंने आपको जो दूसरा ऐसा तीसरी लाइन लिखा है कि फेमस रिवर पे कोई बड़ा प्लेस नहीं होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाती कि ना हो जाती? हाँ सर हो जाती गड़बड़। इसीलिए हर जगह पे ट्रिक काम नहीं आएगी, समझ गए? अब यहाँ पे आपको ये नॉलेज ही काम करता कि हम्पी तुंगभद्रा के किनारे था, माल प्रभा के किनारे नहीं था। और ये तभी आपको आता जब आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी होती या विजयनगर साम्राज्य को आपने एंशिएंट में पढ़ा होता।
और मैंने पढ़ाया है दोनों जगह। तो माल प्रवाह नहीं है, इसको कट कर दिया हमने। जो ही इसको कट किया तो ही हमारा आंसर आ जाता है कि 1 और 2। और वैसे भी जब आप हमारी 2021 की क्लास देखोगे वहाँ हम्पी के बारे में ऑलरेडी आपको मैं दे रखा था, मतलब 2018 का वो नोट्स था, सोचो। ठीक है, बाकी किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा, ये बेसिक चीज़ें तो आपको बता ही रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें पढ़नी थी, मतलब 2019 तक। अब ये 2018 से लेके 14 तक को अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आज की क्लास आप सीखे। मैं मान के चलता हूँ कि आपको जितने क्वेश्चन मैंने सिखाए इनमें से आज की डेट में आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आओगे अभी तक के नॉलेज से। लेकिन फिर से मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हो अभी, जो रिवीजन कर रहे हो, जो अपना थिंकिंग लगा रहे हो, ठीक है, वो लगाते रहना। ठीक, उसको इससे रिलेट मत करना, क्योंकि वो जो थिंकिंग है, वो जो सब कुछ है, वो 30+ आपकी सही कराएगी, और ये जो है ये एक्स्ट्रा 40+ सही कराएंगे। मतलब टोटल जाके आप 70 कर पाओगे, तब जाके कट पिट के आपके 50-40 बचेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए इसको और उसको साथ में लेकर चलना, तभी आपकी विजय श्री निश्चित होगी, तभी आपका PDF में नाम आएगा। कुछ मूर्ख और कुछ गधे बच्चे और बच्चियां ये सोचेंगे कि हम यही देख लेंगे और 40 करके आ जाएंगे। तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 40 तो ये कर आओगे, लेकिन इसमें 30 आप गलत करके आओगे, तो बचेंगे आपके केवल 10। और 10 में फिर बहाने, वो वाला गाना चलेगा ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, है ना। UPSC यही कहेगी फिर कि 10 बहाने करके ले गए दिल। तो चुपचाप जो चल रहा है वो चलाते रहो, मेरा ये काम है, ये काम करते रहो। ठीक है, तो आज आपने 2-3 चीज़ें नहीं सीखी। और सबसे बड़ी बात, दिल पे हाथ रख के बताना, आपको वो वाला जो ऑप्शन जो डरा रहा था, उसका डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ? पक्का हुआ होगा। अंत में जब आओगे ना, तो जो जादू उसके लिए बचा के रखा है वो जब देखोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।